आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। ये साल 1952 था। देश गुलामी से तो निकल चुका था, लेकिन एक बड़ी आबादी के सामने सवाल अब भी वही था, क्या खाएं और कहां से लाएं। 10 साल पहले ही बंगाल में अकाल ने 30 लाख लोगों को भूख से मारा था, और चर्चिल उस वक्त लोगों से कम बच्चे पैदा करने की अपील कर रहा था। अब देश में गांधी का स्वराज तो आ गया था, लेकिन यह स्वराज रोड मैप तलाश रहा था। ठीक इसी वक्त दिल्ली से 12,000 किलोमीटर दूर विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में एक हिंदुस्तानी नौजवान रिसर्च में लगा था। उसकी रिसर्च फसलों पर थी, और रिसर्च खत्म होने के बाद उसे यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन करने का ऑफर भी दिया, लेकिन उसने बड़ी शालीनता से वो ऑफर ठुकरा दिया। उसने कहा कि मैं यहां पर सिर्फ पढ़ाई करने आया हूं, ताकि यहां से मिली तालीम को अपने देश में वापस जाकर खर्च कर सकूं और अपने देश के लिए काम कर सकूं। और एक दिन ये शख्स हिंदुस्तान लौट आया, और यहां से शुरू हुई एक नई कहानी भारत की उस क्रांति की जो लोगों के पेट भरने के लिए एक जरूरी उपक्रम थी। वो क्रांति जिसे आप और हम हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कहलाने वाले इस नौजवान का नाम था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। नामे गिरामी में आज बात डॉक्टर MS स्वामीनाथन की। आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि सब कुछ इंतजार कर सकता है, लेकिन कृषि नहीं। स्वामीनाथन को यह बात साल 1942 में ही समझ आ गई थी। मेडिकल साइंस पढ़ रहे स्वामीनाथन ने ग्रेजुएशन के बाद अपनी फील्ड बदलकर एग्रीकल्चर चुन लिया। 7 अगस्त 1925 तमिलनाडु तब ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, और आज का तंजावुर जिला तब तंजौर कहलाता था। यहां के कुंभकोणम गांव में एक सर्जन के घर स्वामीनाथन जन्मे थे। माता और पिता दोनों गांधी जी से प्रभावित थे, और आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। स्वामीनाथन ने कई इंटरव्यूज में कहा है कि गांधी जब भी दक्षिण भारत के दौरे पर होते, वो उनके घर जरूर आते थे और रुकते थे। घर के इसी माहौल का असर MS स्वामीनाथन की जिंदगी पर पड़ा, और आगे जो हुआ वो इतिहास है। दिल्ली के खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर जसविंदर सिंह। कृषि विज्ञान पर इनका लंबा चौड़ा काम है। वो कहते हैं, अगर हम देखें कि 1943 में जो वेस्ट बंगाल का एक बहुत बड़ी भूखमरी आई थी, जिसको हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेजर फैमाइन कहते हैं, तो उस फैमीन में उनको उनके माइंड के ऊपर इतना असर डाला कि उन्होंने ये सोचा कि जब तक हम लोगों की भूख की समस्या को नहीं खत्म कर पाएंगे, इस भूखमरी को खत्म नहीं कर पाएंगे, फूड शॉर्टेज को खत्म नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पढ़ने का क्या फायदा है। तो इसलिए ये उनके लिए जो बंगाल का 1943 का जो एक फैमिन था, वो उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था एग्रीकल्चर की तरफ अपनी रिसर्च को डिवोट करने का। तो मुझे लगता है कि MS स्वामीनाथन एक बहुत प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं। वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ साथ एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट भी हैं, अर्थशास्त्री भी रहे हैं, और उन्होंने पूरी रूरल इकोनॉमी को एक ट्रांसफॉर्म करने का सपना लिया। केरल के विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में BSc कर रहे स्वामीनाथन ने साल 1943 में फिर से BSc की, लेकिन इस बार कॉलेज और विषय दोनों बदलकर। नया विषय था एग्रीकल्चर, और नई यूनिवर्सिटी थी मद्रास यूनिवर्सिटी। अपनी दूसरी ग्रेजुएट डिग्री लेने के बाद स्वामीनाथन एसोसिएट के तौर पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चले गए।
वो जानते थे कि कृषि के क्षेत्र में भारत को अभी बहुत काम करना है और अगर हमें आगे बढ़ना है तो विदेशी तरीकों को देखना और समझना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले नीदरलैंड्स को चुना। स्वामीनाथन 8 महीने तक नीदरलैंड में वैगनिंगन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स में यूनेस्को के फेलो के तौर पर काम करते रहे। इसी वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से आलू की सप्लाई चेन पर बहुत बुरा असर पड़ा। स्वामीनाथन ने यहां मौसम के खिलाफ जाकर कैसे आलू की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, कैसे उसे स्टोर करना है, इसे लेकर एक प्रयोग किया और वो प्रयोग सफल भी हुआ। नीदरलैंड्स में ये सब के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। स्वामीनाथन अपने लेख में लिखते हैं कि नीदरलैंड में मेरी जिंदगी बहुत बदल गई। मैंने वहां कई तरीके देखे जो मौसम की मार से फसलों को बचा सकते थे। मैंने वहां खेती की ऐसी ऐसी तरकीबें देखी जो भारत में लोगों के लिए उस वक्त सोच से भी परे था। नीदरलैंड के बाद स्वामीनाथन थोड़े दिनों के लिए जर्मनी गए थे। कृषि मामलों में समृद्ध जर्मनी को देखना उनके लिए दूसरा बड़ा कौतूहल था। इसी दौर का एक किस्सा है जो स्वामीनाथन ने खुद कई मौकों पर सुनाया है। हमारे साथी केशव से सुनिए। जमशेद, ये किस्सा जो है वो स्वामीनाथन ने खुद एक आर्टिकल में लिखा है। दरअसल वो जर्मनी किसी खास पढ़ाई के उद्देश्य से नहीं गए थे। उनका मकसद बस वहाँ की कृषि व्यवस्था को देखना समझना था। वहाँ जाने पर उन्हें रिसर्च की जगहों पर तो एंट्री नहीं मिली, लेकिन उन्होंने इसका हल रास्ता ढूंढ निकाला। वो जर्मनी के गाँव में घूमते, वहाँ के किसानों से वहाँ की कृषि तकनीक समझते। स्वामीनाथन ने लिखा है कि कृषि क्षेत्र में जर्मनी को इतना आगे देखकर मैं हैरान था और इस बात से दुखी भी कि हम इतने पिछड़े क्यों हैं। और ये हाल तब था जब भारत की 70% से ज़्यादा आबादी केवल खेती पर ही निर्भर थी। स्वामीनाथन की जिंदगी में अगला पड़ाव थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। यहां से उन्होंने पीएचडी पूरी की। स्वामीनाथन ने अपनी जिंदगी के अगले 17 महीने अमेरिका में बिताए। अमेरिका का विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय उस वक्त आलू अनुसंधान केंद्र बनाना चाहता था। स्वामीनाथन ने वहां उसके लिए बतौर एसोसिएट काम किया। इसी के बाद उन्हें यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमें बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन स्वामीनाथन ने बहुत ही शराफत से इनकार कर दिया और भारत लौट आए। स्वामीनाथन देश लौट तो आए, लेकिन उनके पास अभी कोई नौकरी नहीं थी। ये शायद इसलिए भी था कि उनके पास जितनी डिग्रियां थीं उस हिसाब से तो कोई भी नौकरी छोटी ही थी। हालांकि उस वक्त भी स्वामीनाथन काम कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कटक के चावल अनुसंधान केंद्र में काम किया। कुछ ही दिन में उनकी जिंदगी का बगैर नौकरी वाला यह अध्याय खत्म होने वाला था, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का बुलावा आ गया। स्वामीनाथन ने यहां बतौर असिस्टेंट साइटोजेनेटिकिस्ट के तौर पर काम किया। अब तक सब औसत ही था और स्वामीनाथन बेचैन भी थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक नौकरी करके वो अपनी सारी जिंदगी खत्म कर ले। ये साल 1957-58 का होगा। तब तक भारत अपनी जरूरत का लगभग 20% अनाज ही आयात करता था, बाकी का हम उपजा लिया करते थे। 1957-58 में मॉनसून की मार ने बेड़ा गर्क कर दिया और भारत में अनाज बहुत कम पैदा हुआ। यहां से भारत अनाज के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड होता चला गया। हालात यूं थे कि 1961 में जारी हुई यूएन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में कहा गया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों में भारत में भूखमरी शुरू हो जाएगी। भारत को विदेशों पर यही निर्भरता कम करनी थी और यहीं से स्वामीनाथन का रोल शुरू होता है। साल 1964 में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम ने तुरंत स्वामीनाथन को बुलावा भेजा और एक नया कृषि प्रोग्राम तैयार किया गया। स्वामीनाथन काम करने के लिए तैयार थे। स्वामीनाथन को अच्छे से पता था कि विदेशों पर यह निर्भरता पारंपरिक खेती से नहीं की जा सकती। इसके लिए हाइब्रिड की ओर बढ़ना होगा। उस वक्त तक नॉर्मन बोरलॉग गेहूं के अत्याधुनिक बीजों के जरिए मेक्सिको में हरित क्रांति ला चुके थे। ये ऐसे बीज थे जो देखने में और बीजों जैसे ही थे, लेकिन इनमें यह खासियत थी कि इनका पौधा छोटा होता था और पैदावार दोगुनी होती थी। स्वामीनाथन ने एक लेख में लिखा है कि बोरलॉग के बीज हमारे रबी सीजन के लिए एकदम सही थे, इसलिए मैंने उनसे संपर्क किया और बीज की मांग की। हालांकि बीज देने से पहले वो हमारी खेती के तौर तरीकों को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद भारत आने का फैसला किया।
बोरलॉग मार्च 1963 में भारत आए। उन्होंने उत्तर भारत के कई इलाकों का दौरा किया और खुद खेती करके नई किस्म के गेहूं का टेस्ट किया। आउटकम बिल्कुल अलग था। नई किस्म का गेहूं प्रति हेक्टेयर 4 से 5 टन पैदावार दे रहा था, जबकि पहले महज 2 टन प्रति हेक्टेयर गेहूं पैदा होता था। बस फिर क्या था, यही बीज आयात करने का आदेश प्रधानमंत्री कार्यालय से भी आ गया। इसके बाद ये बीज मुफ्त में किसानों को बांटे गए। हालांकि कृषि मंत्री सुब्रमण्यम को इसका राजनीतिक विरोध भी सहना पड़ा, इसलिए उन्होंने दिल्ली में अपने घर के आगे गेहूं की खेती कर साबित किया कि नए बीज कृषि में कैसी क्रांति ला सकते हैं। कुछ ही सालों में स्वामीनाथन का यह प्रयास रंग लाया। साल 1968 में देश में रिकॉर्ड फसल पैदा हुई। 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, जो उस वक्त तक हुई सबसे ज्यादा पैदावार से भी 30% ज्यादा था। अगले 2 सालों में गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया। इसके बाद भारत में हरित क्रांति ने पूरी रफ्तार पकड़ ली। जसविंदर सिंह को सुनिए। स्वामीनाथन जी एक किस्म से ग्लोबल लीडर थे और इंडिया में जहां तक सवाल है 1960s में जब 1960 की जो दशक है पूरे का पूरा, उसमें जब हम बहुत सारी फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे थे, खाद्य पदार्थों का बहुत अभाव हो गया था, तो उस टाइम एमएस स्वामीनाथन की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। वो उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलके जो फिलीपाइंस में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो वहाँ साइंटिस्ट रहे और बहुत सारी नॉर्मन उनके नाम पे जो है बोरलॉग वैरायटीज ऑफ राइस जो है वो डेवलप हुई थी। तो एक किस्म से उन्होंने जो ग्रीन रेवोल्यूशन के, अगर हम कहें कि ही वाज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में, तो वो मैं गलत नहीं हूँगा। 1970 में अपना नोबेल पुरस्कार लेने से ठीक पहले नॉर्मन बोरलॉग ने स्वामीनाथन को कहा था, हरित क्रांति एक टीम प्रयास रही है और इसके शानदार विकास का अधिकांश श्रेय भारतीय अधिकारियों, संगठनों, वैज्ञानिकों और किसानों को जाना चाहिए। हालांकि डॉक्टर स्वामीनाथन भारत में मैक्सिकन बीज कितने सफल हो सकते हैं इसका अनुमान लगाने का सबसे पहला श्रेय आपको ही जाना चाहिए। अगर ऐसा ना होता तो बहुत मुमकिन है कि एशिया में हरित क्रांति ना होती। इसके बाद भी स्वामीनाथन अलग अलग तरीकों से कृषि क्षेत्र में अपना योगदान देते रहे। किसानों के मुद्दों पर, उनकी समस्याओं पर, यहां तक कि एमएसपी से जुड़े मुद्दे भी उन्होंने अपना मानकर लड़ाई लड़ी। जसविंदर सिंह। उन्होंने जबकि एक तरफ तो देश की मदद की, दूसरी तरफ फार्मर्स की जो इकोनॉमिक पोजीशन है उसमें भी एक बहुत बड़ी, अगर हम कहें कि ट्रांसफॉर्मेशन स्वामीनाथन जी की रिसर्च से आई है। उसमें जो बदलाव आया था वो भी एमएस स्वामीनाथन जी को उसका बहुत बड़ा प्राइज जो है वो श्रेय जाता है। और एमएस स्वामीनाथन जी ने जो है वो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स बना उसके इनको चेयरमैन बनाया और जिसे किसानों ने उनकी रिकमेंडेशंस को, अगर मैं कहूँ कि बहुत उसमें उनको स्वीकारता हुई और सभी ने एक यूनानिमसली जो उन्होंने रिकमेंडेशंस दी अपनी वो मानी। वो बाद में इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं पूरी तरह वो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर वो फार्मर्स के साथ उनका एक बहुत बड़ा लगाव। 1972 में स्वामीनाथन को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का डायरेक्टर बनाया गया। इसके 10 साल बाद 1982 में उन्हें फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का डायरेक्टर बनाया गया। ये उस वक्त देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात थी, क्योंकि जो देश 2 दशक पहले ही अनाज के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर था, आज उसका एक वैज्ञानिक दुनिया भर को बता रहा था कि अनाज कैसे पैदा करना है। 1987 में उन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला था। फिर पद्मश्री, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे जैसे सम्मान भी उनकी झोली में आए। कुछ लोग होते हैं जो सम्मान से जाने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे सम्मान की शोभा बढ़ती है। स्वामीनाथन वही थे। दक्षिण के गांव से निकलकर पूरे भारत को अनाज उपजाने भर की धूप देने वाला यह सूरज साल 2023 में डूब गया। 98 साल की उम्र में स्वामीनाथन ने यह दुनिया छोड़ दी। उनके निधन पर प्रधानमंत्री से लेकर देश विदेश के तमाम नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि दी। आज हरित क्रांति की आलोचना होती है,
कई विशेषज्ञ मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत की स्थानीय फसलों को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ एक किस्म की खेती के चलते पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी खेती गेहूं और धान पर निर्भर हो गई। धान जैसी फसलों के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जिससे इन इलाकों के पानी का जो जमीनी स्तर था वो कम होता जा रहा है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि उस वक्त हरित क्रांति इस देश की एक बड़ी जरूरत थी और उतने ही जरूरी थे स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो ये था हमारा आज का नामे गिरामी। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर radio@aajtak.com पर। आज के नामे गिरामी को प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने। साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं सचिन द्विवेदी। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।